नमस्कार, मैं हूं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर रही हैं, तो हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता को वो जिस तरह से वहन करती हैं, उससे दुनिया में वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक महिला तो वो हैं ही, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड है, जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। उसके अलावा उनकी धार्मिकता, उनका आध्यात्मिक ज्ञान और उनका प्रभु के प्रति लगन, ये सबके सामने है। किस तरह से वो खुलकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी गाड़ी छोड़कर सुरक्षा की परवाह ना करते हुए 1 किलोमीटर तक पैदल वो चलती हैं सड़क पर। ये बताता है कि कितनी आस्था उनकी भारतीय सनातन संस्कृति में है। लेकिन इसी के कारण और एक जनजाति महिला होने के कारण शायद ये जो देश का विपक्ष है, ये उनसे इस कदर चिढ़ा हुआ है कि उनकी शक्ल को लेकर वो आए दिन इस तरह के बयान दे रहा है, जो इस देश में क्या दुनिया में कहीं भी कोई सहन नहीं कर सकता। और ताज्जुब यह है कि जब इस देश के विपक्षी पार्टियां हमारे देश की एक सबसे ऊंची जो हमारे देश की पोस्ट है, माननीय पोस्ट है, सर्वमान्य पोस्ट है, राष्ट्रपति, उस पद पर कोई बैठी हुई महिला हो या पुरुष, किसी भी पार्टी का हो क्यों ना हो, उसका सम्मान पद का सम्मान होता है, जिसको मीडिया भी माननीय कहकर संबोधित करते हैं, श्री लगाते हैं, क्योंकि वो एक सर्वोच्च पद हमारे देश का है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश का विपक्ष वो इस हद तक नीचे गिर गया कि क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी ने बनाया है। हालांकि बीजेपी का ठीक है, उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा में वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर तय किया, संघ के लोगों ने तय किया कि भाई राष्ट्रपति पद के लिए कौन उपयुक्त रहेगा। तो उनको लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर सुशोभित करना चाहिए जो निस्वार्थ भावना से देश की सेवा का व्रत रखता हो। द्रौपदी मुर्मू जी से बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि यह भी देश में पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई वनवासी कम्युनिटी से आने वाला जनजाति है, वो कोई ऐसा व्यक्ति पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर सुशोभित हुआ है। ये मोदी जी ने किया है, ये भाजपा ने किया है, ये संघ ने किया है, क्योंकि संघ इस बात को समझता है कि इस देश के जो जनजातीय व्यक्ति हैं, ये कम्युनिटी है जिनको हम आदिवासी बोलते हैं, ये आदिवासी वनवासी लोग जो हैं, इनका इस देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसका जिक्र पिछले दिनों मोदी जी ने अपने भाषण में भी किया है। लेकिन पहले की सरकारों ने एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत इनको उपेक्षा का शिकार रखा है। वनवासी क्षेत्रों में ना तो कोई विकास, ना तो कोई योजना, और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। आज मोदी सरकार जिस तरह से वनवासी क्षेत्रों में काम कर रही है, और जहां तक मैं बात करूं तो संघ की, संघ तो आरएसएस तो देश की आजादी के बाद से ये विचार करते हुए सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और इसलिए हमारा वहां तक पहुंचना, उन तक पहुंचना, उनकी सेवा करना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को वहां लागू करना अपने पैसों से, ये तो संघ ने किया है। वनवासी कल्याण आश्रम नाम का जो संगठन है, वो संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, जो पिछले अनेक साल से इन वनों में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, इनके बीच काम करता है। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उस सब की चिंता करता है वनवासी कल्याण आश्रम। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने आजन्म अपने परिवार में ना जाकर, कुंवारे रहकर, परिवार का सुख ना भोगने के व्रत से और वनवासी कल्याण आश्रम नाम के संगठन से जुड़कर इन आदिवासी वनवासियों के साथ रहकर उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करने का व्रत लिया हुआ है। और इसके कारण से जो वनों में रहने वाले लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनके अंदर एक भावना ये आई कि चलो कोई तो है इस देश में जो हमारी चिंता करता है। वरना आपको बताऊं कि जो नक्सली हैं, उन्होंने तो पूरी प्लानिंग के साथ
वामपंथियों ने बाकायदा षड्यंत्र के तहत ऐसी वीडियो बनाते थे वो कि हमारे ब्याह शादी की वीडियो बनाई जिसमें बहुत व्यंजन है, बहुत सारे कपड़े हैं, और उनको दिखाया कि देखिए आप तो नग्न अवस्था में रहते हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास खाने के लिए मात्र जंगल के फल या तो जानवर। और दूसरी तरफ इस देश में जो बाकी लोग हैं, ये देखिए कितना खाना खाते हैं, कितने इनके पास कपड़े हैं, और आप तो इस देश के मूल निवासी हो, आपका ही ये देश है। और इसलिए उन वनवासियों को नाम दिया पूरे षड्यंत्र के तहत आदिवासी। समझ लीजिए, इस शब्द के पीछे खेल किया गया। आदि माने आरंभ से, और कह दिया गया तुम आदिवासी हो और तुम्हारा ही ये देश है, और ये जो बाकी देशवासी हैं इन्होंने तुम्हारे देश पर, तुम्हारे हकों पर कब्जा किया हुआ है, और इसलिए इनसे लड़ो और उसके लिए मदद हम करेंगे। उनको बंदूकें थमाई, उनको उल्टे सीधे ब्रेन वॉश करके उल्टे सीधे कामों में लगाया और लड़वाया। और इसी के कारण आप याद करिए, जितना भी ये वनवासी क्षेत्र है, चाहे तो वो उड़ीसा में हो, चाहे तो वो झारखंड का एरिया हो, चाहे वो बिहार का एरिया हो, चाहे वो महाराष्ट्र का एरिया हो, जहां भी इस तरह की कम्युनिटी रहती है, उनके बीच जाकर के नक्सलियों ने बहुत बड़ा इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश की। जो कुछ कन्वर्ट करने वाले लोग हैं वो धर्मांतरण करने में लग गए, और इस सब को द्रौपदी मुर्मू जैसी सामाजिक सेविका ने बाकायदा इन षड्यंत्रों को विफल करने के लिए अपना जीवन लगाया। ऐसी कोई महिला भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रयास से मैं कहूंगा, या तो समर्थन से मैं कहूंगा, वो देश की राष्ट्रपति बनाई गई। यही इस देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट हो, फिर चाहे वो ओवैसी हो। आप देखें कि किस तरह की बयानबाजी की जाती है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर टीएमसी के एक पूर्व मंत्री ने बाकायदा ये तक कह दिया कि हम शकल की बात नहीं करते, हम तो शकल से फैसला नहीं करते, देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति कैसी है। बंगला में वो वीडियो है उनका, जो वो चर्चा कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी की, लेकिन उन्होंने शुवेंदु अधिकारी की चर्चा करते करते द्रौपदी मुर्मू का नाम ले दिया। आप समझ रहे हैं किस तरह की घृणा लोगों के मन में भरी हुई है इस देश के आदिवासियों के खिलाफ। क्या वो हमारे देश के अंग नहीं है? क्या वो हमारे परिवार का अंग नहीं है? अरे हमारे जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं हम लोग, और उसमें तो पूरा वसुधैव यानी पूरी पृथ्वी। लेकिन एक हमारे देश के ऐसे वीर योद्धा, एक ऐसी कम्युनिटी जो कठिन विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संरक्षित रखे हुए हैं, ऐसा वनवासी कम्युनिटी के लोग, यदि उनमें से कोई एक राष्ट्रपति देश का बन जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन टीएमसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो उनको आदिवासियों का वोट मिलता था, जिनको वनवासी मैंने एक्चुअल नाम कहा, वो जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग वहां उनको नक्सली बना रहे थे, हथियार थमाकर आतंकवादी बना ले रहे थे, वो तो अब मोल्ड हो जाएंगे। क्योंकि वो कहेंगे भाई आजादी के 75 साल में हम हैं, अभी तक तो किसी ने इतना सम्मान दिया नहीं, मोदी ने दिया, और इसलिए मोदी की तरफ झुकाव होना स्वाभाविक है। तो इनको लगता है किस तरह से इसको घेरा जाए, तो बाज नहीं आते। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कह दिया था ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि ये राष्ट्रपत्नी है। किस तरह की बातें करते हैं। इनके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होंगे, मेरी उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हास्य के रूप में किसी एक स्त्री को जो कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हो, आप उसको कहें ये राष्ट्रपत्नी है। जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हो उसको आप कहें कि ये राष्ट्रपत्नी है, ये पूरे देश का अपमान है। इसको लेकर के आपको बता दें कि ये जो है माफी मांगी थी उन्होंने, लेकिन टीएमसी के नेताओं की आदत इतनी खराब है कि वो कभी संविधान की धज्जियां, सीबीआई की जांच नहीं होने देंगे, हम यहां सेना को नहीं आने देंगे, एजेंसियों को बदनाम करेंगे, लेकिन अब देश की राष्ट्रपति पर सवाल उठाएंगे। और इस पर तुर्राइए माफी मांगने के बजाय
वो टीएमसी के जो मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो अधीर रंजन चौधरी को कह रहा था। तो फिर आपने देश की राष्ट्रपति जी का नाम क्यों लिया तो सम्मान से क्यों नहीं लिया? आपको क्या नफरत है, क्या चिढ़ है? एक ही चिढ़ है, आपको बता दूं मैं, कि द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होती हैं बीजेपी की तरफ से, तभी उनके जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने के वीडियो, शिव भक्त होने की स्टोरी जब ये न्यूज में आने लगी, ये सब के सब फूकने लगे, अरे ऐसा कोई व्यक्ति। जी हां, हमारे देश में बनना तो ऐसा ही व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि हम सनातन संस्कृति के संवाहक हैं। तो अगर भारत में कोई शिव भक्त, कोई राम भक्त, कोई कृष्ण भक्त, अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन देश की आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी यहां जिस तरह से हिंदू सनातन संस्कृति को दबा कर रखा गया, इसको कुचलने का प्रयास किया गया, अब उनको लग रहा है कि ये तो सब बदल रहा है। आज मोदी सरकार जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, वहां रास्ते निर्माण हो रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहां जाने आने की सुविधा की जा रही है, तो इनको लग रहा है ये तो संस्कृति फिर से आ जाएगी, ये तो भारत के जो शक्ति केंद्र हैं ये फिर से जागृत हो जाएंगे। अगर देश की राष्ट्रपति, ये उनके फोटो और वीडियो आते हैं कि वो शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, अगर वो जगन्नाथ जी के मंदिर में नंगे पैर जाती हैं पदयात्रा करते हुए, तो करोड़ों लोगों की आस्था उस तरफ होगी। लेकिन ये विपक्षी दल समझ लें कि अब वो जमाना चला गया कि कोई किसी दूसरे धर्म के, जो जिसका वो पालन भी नहीं करते, उसके निशान पहन करके शरीर में फोटोशूट कराया करते थे। आज मोदी जी हैं जो किसी की दी हुई टोपी नहीं पहनते, ना किसी को वो टोपी पहनाते हैं। टोपी पहनाने के नाम पर जिन पार्टियों ने टोपी पहनाई है, ये कोई अच्छा शब्द नहीं है। और योगी जी तो स्पष्ट बोलते हैं, मैं मेरे धर्म में आस्था रखता हूं, आप अपने धर्म में आस्था रखिए। किसी वोट लेने के लिए अगर किसी को बेवकूफ बनाने के लिए मैं दिखाने की कोशिश करूं कि मैं आपके धर्म का पालन करता हूं, मैं इसमें बड़ी आस्था रखता हूं, ये तो छल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस छल को नहीं करते, तो इसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में टीएमसी के नेता ने जो बोला है यह आपत्तिजनक है, और इस पर सार्वजनिक रूप से या तो उनको माफी मांगनी चाहिए, वरना उनके ऊपर केस दर्ज करके और बाकायदा उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं? क्या आप भी समझते हैं कि विपक्ष की पीड़ा क्या है? जो मैंने कहा वो मेरी बात आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ हकीकत है, तो आप जरूर इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस देश के विपक्षी पार्टियों का वो सच सबके सामने आ सके कि वो एक महिला को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं, जनजाति का किस तरह से अपमान कर रहे हैं, एक वनवासियों के साथ किस तरह से इस देश में षड्यंत्र हुआ। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इस विषय पर और आप क्या चाहते हैं।